सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था घुमंतु बालकों की शैक्षिक समस्याएं क्या क्या है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे झुग्गी झोपड़ियाँ या मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों की शैक्षिक समस्याएं क्या क्या है तथा उनका समाधान क्या क्या है, यानी चिल्ड्रन ऑफ स्लम्स, यानी कि झुग्गी झोपड़ी को मलिन बस्ती भी कहते हैं। तो मलिन बस्ती होता क्या है या झुग्गी झोपड़ी होता क्या है, इसका थोड़ा मैं अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। मलिन बस्तियाँ वह होती है जो बड़े बड़े शहरों में, औद्योगिक शहरों में शहर से दूर छोटी छोटी बस्तियाँ होती है जिसके व्यक्तियों की निम्न आय होती है, आर्थिक स्तर निम्न होता है। ये लोग एक ही मकान में बहुत सारे सदस्य रहते हैं। ये लोग निर्धन होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं और इनमें मौत का आंकड़ा भी ज़्यादा पाया जाता है। इनके जो भवन होते हैं वह बहुत ही जर्जर अवस्था में होते हैं। ये घने बसे क्षेत्र होते हैं, लेकिन जो भूमि का मूल्य होता है वो गिरा हुआ होता है। इसके अलावा इनके जो मकान होते हैं उसमें जल निकासी का अभाव होता है, प्रकाश का अभाव होता है, हवा का अभाव होता है और यहाँ तक कि साफ सफाई का भी अभाव होता है। ये लोग बहुत ही गंदे तरीके से रहते हैं और ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति में, नशाखोरी में लिप्त हो जाते हैं। इसके अलावा इनके स्वास्थ्य और इनकी सुरक्षा पे खतरा होता है। यहाँ के लोग जो होते हैं वो निर्धन और पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया झुग्गी बस्तियों की विशेषताएं। अब 1958 में केंद्रीय सरकार ने झुग्गी बस्ती अधिनियम जो पारित किया था उसमें इसकी क्या विशेषता थी। जैसे झुग्गी बस्ती होती है वह एक ऐसा निवास स्थान है जहाँ मकान आसपास में छोटे छोटे मकान बसे हुए हो, लेकिन उनकी जो अवस्था है वो बहुत ही खतरनाक है। उनकी जो डिज़ाइन है वो त्रुटिपूर्ण होती है। वहाँ प्रकाश की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था और सफाई का अभाव होता है। इसके अलावा कुछ कारकों को सम्मिलित करके उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिकता का हनन होता है। ठीक है, यह 1958 में गंदी बस्ती क्षेत्र अधिनियम जो पारित किया था उसमें गंदी बस्ती की जो विशेषताएं बताई थी यह है, यानी कि जो मकान है वह जर्जर है, जिनकी डिज़ाइन त्रुटिपूर्ण है, ये घने बसे क्षेत्र हैं, लोग जो रहते हैं वो गंदे तरीके से रहते हैं। इसके अलावा इनमें प्रकाश, रोशनी की व्यवस्था नहीं हो पाती, जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाती और लोगों के चरित्र को लेके भी थोड़ा शंका रहती है। उनके स्वास्थ्य को लेके भी थोड़ा चिंतित रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह बीमारी ज़्यादा होती है। साफ़ सफाई का अभाव होने से यहाँ पे बीमारियों का घेरा होता है, जो मृत्यु दर होती है वह भी अधिक होती है। ठीक है, अब जो सरकार ने बोला है कि इन बच्चों को, झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, अनिवार्य कर दिया है। लेकिन जो शिक्षा का जो है हमारे देश में वह विभाजन हो गया है। शिक्षा का एक तरह से वर्गीकरण हो गया है बच्चों। जैसे कुछ वर्ग तो ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न है, वह अपने बच्चों की फीस राज्य देने को तैयार है, वह अधिक से अधिक फीस देकर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, यानी कि असंपन्न हैं, तो वह अपने बच्चों की फ़ीस तक नहीं जमा करा पाते और शिक्षा से उनको वंचित कर देते हैं और अपने बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं, क्योंकि उनको रोज़मर्रा के जीवन यापन करने के लिए जो रोटी कपड़ा मकान है वह भी उनको नहीं मिल पाता। इस कारण वह अपने बच्चों की शिक्षा को वंचित करके छुड़वा देते हैं और वो बच्चे हमेशा वंचित ही रह जाते हैं। ठीक है, जो शिक्षा है एक तो संस्कार है और एक साक्षरता, ये दोनों अभिन्न मिले हुए हैं। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति सामाजिक विकास कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, उसका नैतिक विकास हो सकता है, शिष्टाचार वो सीख सकता है। इसके अलावा अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का भी यह सहज माध्यम है। लेकिन ये लोग जो झुग्गी झोपड़ियों के लोग होते हैं वह इस शिक्षा के महत्व को नहीं जानते हैं, वह इससे वंचित होते हैं। अतः शिक्षा को महत्व नहीं देकर ये सिर्फ अपने रोज़मर्रा के कार्यों को महत्व देते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देते हैं। लेकिन जो सरकार है उसको शिक्षा का महत्व पता है, इस कारण से उन्होंने
2009 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किया था और बच्चों को मौलिक अधिकार दे दिया कि प्राथमिक तक मौलिक अधिकार दिया है कि प्राथमिक तक सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मिलनी ही चाहिए। ठीक है बच्चों, लेकिन जो सरकार है वह उसने कोशिश करी और संविधान की धारा 45 में भी यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्र में 14 वर्ष से कम तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करें। लेकिन अभी इस लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि एक शोध से ज्ञात हुआ है कि जो बच्चे हैं तो वो 5वीं कक्षा में जाने से पूर्व 60% ऐसे बच्चे हैं जो 5वीं कक्षा में जाने से पूर्व ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें से आते हैं 70% तो जो बच्चे होते हैं 70% जो लड़कियां होती हैं और 60% लड़के होते हैं। इसके अलावा जो 8वीं तक की कक्षा में जाने से पूर्व जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं वह 75% बच्चे होते हैं। यानी कि 100 में से 40 बच्चे ही 5वीं तक शिक्षा प्राप्त करते हैं और 100 में से 25 बच्चे ही 8वीं तक शिक्षा प्राप्त करते हैं। बाकी के बीच में बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। अतः जब तक इस प्राथमिक शिक्षा में जो कमी हो रही है बच्चों की उसको रोका नहीं गया तो यह हमारा अभियान है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, है ना, प्राथमिक शिक्षा, तो इस लक्ष्य को हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर एक बच्चे से जुड़ना पड़ेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तक पहुंचने के लिए हर एक बच्चों से जुड़ना पड़ेगा। उसमें से झुग्गी झोपड़ियों मलिन बस्तियों के बच्चे भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनको भी प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, अतः उनको उससे जोड़ना पड़ेगा। लेकिन पेरेंट्स में जागरूकता का अभाव है। लेकिन कुछ समस्याएँ हैं, ये झुग्गी झोपड़ियाँ ये मलिन बस्ती बनी तो इसके कारण क्या है? औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, बेरोज़गारी है, ग्रामीण बेरोज़गारी है। तो यह छोटे छोटे कस्बे बना लेते, छोटे छोटे गांव झुग्गी झोपड़ियाँ बना लेते, कच्ची कच्ची बस्तियाँ बना लेते और उसमें निवास स्थान करने लगते हैं। तो सरकार का इन बच्चों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करवाना परम दायित्व है शिक्षा का। तो ये क्या क्या कारण है कि बच्चे शैक्षिक कारणों की वजह से शैक्षिक समस्याएं आ जाती है जो वो बच्चे पढ़ाई से जुड़ नहीं पाते हैं। तो निम्न शैक्षिक समस्याएं हैं, जैसे प्रथम है शैक्षिक सामाजिक भौतिक रूप से निम्न स्तरीय होना, यानी कि इन बच्चों का जो आर्थिक स्तर होता है वह बहुत ही निम्न श्रेणी का होता है। इनके जो शैक्षिक वातावरण है वह ना के बराबर है। क्योंकि घर में माता पिता अशिक्षित होते हैं तो वो बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता नहीं करते हैं और शिक्षा की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। सामाजिक रूप से निर्धन होते हैं, आर्थिक रूप से निर्धन होते हैं, तो सिर्फ दैनिक रोटी कपड़ा मकान के लिए ही अपना जो भविष्य है वो दाव पे लगाते हैं कि बस हमें जीना है, खाना है और थोड़ा सा हमारा रहने का ये हो जाए। बस यहाँ तक कि उनका लक्ष्य जुड़ा हुआ होता है। बच्चों को लेकर उनको कोई चिंता नहीं होती क्योंकि वह निर्धन है। तो सरकार का दायित्व है कि उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाए। इनको सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए इनको कुछ आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाए। जुड़ने के लिए शिक्षा से इनके बच्चों को जुड़ाने के लिए इन पेरेंट्स को कुछ आर्थिक सुविधाएं दें, इनको मोटिवेट करें ताकि ये शिक्षा से जुड़ सके। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा अभिभावक का अशिक्षित होना। अभिभावक स्वयं अशिक्षित है, ये रूढ़िवादी है, ये परंपरावादी है, ये अंधविश्वासी है, ये परिवर्तन के विरोधी है। लेकिन इनको जागरूक करना पड़ेगा और शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा। इनके पेरेंट्स को शिक्षा का महत्व बताना पड़ेगा, तब जाके ये अपने बच्चों को विद्यालय भेज सकेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा तक पहुंचने के लिए पहले पेरेंट्स को जागरूक करना पड़ेगा, उनको फोर्सली बाध्य करना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजें और इनकी शिक्षा पूर्ण करवाए, प्राथमिक तक शिक्षा पूर्ण करवाए। और जो प्राथमिक तक की शिक्षा है उसमें उसका व्यावसायिक जो होता है कोर्स थोड़ा इन्वॉल्व किया जाए तो उन बच्चों को पढ़ने में थोड़ी रुचि जागृत हो सकेगी। फिर तीसरा पॉइंट है अस्थायी जीवन। अस्थायी जीवन बच्चों ये है कभी एक जगह टिकते नहीं हैं, ये अपना निवास स्थान मौसम के अनुसार परिवर्तित करते रहते हैं। तो जब तक किसी भी चीज़ में स्थायित्व नहीं होता तब तक
मतलब लाइफ में या जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। स्थायित्व होना सबके लिए आवश्यक है। तो स्थायित्व के लिए इनको जो जीवन है इसको उसमें स्थायित्व लाना पड़ेगा, तभी जाके ये शिक्षा से जुड़ पाएंगे। क्योंकि ये इनका जो मकान होता है, जिनका जो निवास होता है, वह चल होता है, यानी कि चलते ही रहते हैं। कुछ समय के लिए ठहराव करते हैं और कुछ समय के लिए वापस वह चलते रहते हैं। तो ये अपने बच्चों की शिक्षा से नहीं जोड़ सकते। इसलिए इस अस्थायी जीवन होता है, इसमें स्थायित्व लाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। इनके लिए भूमि देनी चाहिए, इनके लिए छोटे छोटे मकान, आवास सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि इनके जीवन में स्थायित्व आए और अपने बच्चों को शिक्षा से यह जोड़ सके। चौथा पॉइंट है सरकारी व स्वैच्छिक संगठनों का अभियान। जो सरकार है वह स्वयं इसके प्रति जागरूक नहीं है। इन मलिन बस्ती, इन झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे, इन घुमंतु परिवारों के बच्चों के तरफ जागरूक नहीं है। तो सरकार को अपने इस मौलिक अधिकार निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले स्वयं जागरूक होना पड़ेगा और इन लोगों को जागरूक करवाना पड़ेगा। यानी कि इसमें स्वैच्छिक जो संगठन है उनकी भागीदारी भी अनिवार्य है और सरकार की भागीदारी भी अनिवार्य है। ये लोगों तक पहुँचे, उन बच्चों तक पहुँचे, उन्हें पढ़ाई का महत्व बताए, उनके परिवार वालों को पढ़ाई का महत्व बताए, इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए बाध्य करें, हैं शिक्षा के जो महत्व है, तो इसकी उपयोगिता के बारे में उनको बताए, उनके व्यक्तित्व के विकास के बारे में इनको बताए। तो ये सरकार और स्वैच्छिक संगठनों का योगदान होना बेहद आवश्यक है। जब ये जागरूक होंगे तब ये इन मलिन बस्ती या झुग्गी झोपड़ियों के जो अभिभावक है उनको जागरूक करेंगे और जब वह जागरूक हो जाएंगे तो स्वतः ही वह अपने बच्चों को भेज देंगे विद्यालय। आगे हमारा पांचवा पॉइंट है नगरों से दूरी। ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ जो बनी हुई होती है, मलिन बस्तियाँ जो बनी हुई होती है बच्चों, वो शहरों से बहुत दूर दूर इलाकों में होती है। यानी शहरों से बाहर जो औद्योगिक धंधे होते हैं, औद्योगिकरण उद्योग होते हैं, छोटे मोटे लघु उद्योग होते हैं, तो वहाँ ये बस्तियाँ बनी हुई होती है। तो वहाँ से और शहरों में ही विद्यालय बहुत सारे होते हैं। आसपास इनके जो औद्योगिक नगरों के पास में विद्यालय ना के बराबर होते हैं, तो इनको शहरों तक पहुंचने के लिए बहुत असुविधाएं रहती है, नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए सरकार को साधन प्रोवाइड करवाना चाहिए, यानी कि इनके आने जाने के लिए कुछ बस हो, कुछ ऑटो हो, तो ऐसे लगवाए जाए, तो यह विद्यालय की शिक्षा आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो एटलीस्ट प्राथमिक शिक्षा को तो ये प्राप्त कर ही सकते हैं, लेकिन तभी प्राप्त कर सकेंगे जब इनके पास आने जाने की आवागमन की सुविधा इनको उपलब्ध हो सकेगी। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है 6 पॉइंट है भूमि आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराना। यानी भूमि इनके पास ये अस्थायी जीवन होता है, ये बेघर होते हैं, इनके पास स्थायी निवास नहीं होता है। तो सरकार के द्वारा इनको भूमि प्रोवाइड करवाई जाए, इनके लिए फ्लैट छोटे छोटे आवास प्रोवाइड करवाए जाए, तो इनके जीवन में स्थायित्व आ जाएगा और ये शिक्षा से जुड़ सकेंगे। इनके ऊपर ऋण होता है, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, ये लोग दिन प्रतिदिन ये ऋण के अंदर जब दूसरों से ब्याज लेते हैं तो ये ऋण में निम्न से और निम्नतर इनकी स्थिति बनती जाती है और इनको सिर्फ अपना दिखता है, अपने बच्चों का भविष्य उसमें नहीं दिखाई देता है। अतः जब तक इनके सरकार द्वारा भूमि और आवास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तब तक ये शिक्षा से नहीं जुड़ सकेंगे। ठीक है। 7वां पॉइंट है हमारा शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना। शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना, जैसे बड़े बड़े आर्थिक वर्ग से संपन्न जो व्यक्ति है, सरकार है, अगर इन बच्चों को शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराए, शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराए, जैसे कॉपी है, किताब है, तो ये इन बच्चों की रुचि को जागरूक कराने वाली हो, इनको व्यवसाय के अंदर डालने वाली हो, इनको अभिप्रेरित करने वाली हो, ऐसी शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराए तो ये शिक्षा से जुड़ सकते हैं। तो जो एक प्रवासन कार्ड होता है उसकी भी बराबर सरकार जानकारी लेती रहे कि इन बच्चों ने प्रवास के दौरान क्या क्या पढ़ा है,
है ना, प्रवास जहाँ स्थिर है वहाँ उन्होंने क्या क्या पढ़ा है। तो शिक्षा से ज़बरदस्ती जुड़ने के लिए इनको बाध्य किया जाए, उनकी शिक्षण सामग्री ऐसी दी जाए कि ये स्वतः ही मोटिवेट हो जाए, स्वतः ही अभिप्रेरित हो जाए पढ़ने के प्रति, तो इनको प्राथमिक शिक्षा से अवश्य ही जोड़ा जा सकता है। जो हमारा अधिनियम ये हमारा जो 2009 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था, वह शायद इसी लक्ष्य को लेकर किया गया कि भारत के प्रत्येक बच्चे हैं, जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, वो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा से जुड़ सके। लेकिन ये लक्ष्य अधूरा है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों के बालकों में, अभिभावकों में इसकी जागरूकता नहीं है। अतः शिक्षण सामग्री अगर जाके उन बच्चों को प्रोवाइड कराएं, इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाए जो बच्चों को अभिप्रेरित करे पढ़ने के लिए, तो वो इससे जुड़ सकते हैं। तो कोई ऐसी नियुक्ति भी की जाए, ऐसे टीचरों की नियुक्ति या ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाए जो इनके साथ में रह सके, इनको गृह कार्य दे सके, इनके जो कार्य है उसकी प्रगति पे वह ध्यान रख सके, तो यह जागरूक हो सकते हैं। तो आज हमने बच्चों क्या क्या पढ़ा? शैक्षिक, सामाजिक, भौतिक रूप से निम्न स्तरीय होना, अभिभावक का अशिक्षित होना, वेरी गुड, बोलो आप भी, अस्थायी जीवन। चौथा है सरकारी व स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अभियान चलाया जाना चाहिए। फिर है 5वां है नगरों से दूरी होनी चाहिए। 6ठा पॉइंट है भूमि आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराना। फिर 7वां है शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना। तभी जाके हम क्या कर पाएंगे बच्चों? निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से जुड़ पाएंगे। ठीक है, यह हमारा मौलिक अधिकार है, सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। ठीक है, तब अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।